नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और ये वो पाठशाला जहां खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। आज किस किस विषय का मास्टर आपको बनाएंगे, कौन कौन सा चैप्टर विस्तार से खोलेंगे, पहले वो बता दूं। कोर्ट से पहले योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक को सबसे बड़ी सजा जो दी, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। 43 साल से अतीक अहमद हर बार सजा से कैसे बच जाता था, आज इसका इतिहास आपको बताऊंगा। अतीक को यूपी का सबसे बड़ा माफिया बनाने के पीछे कौन था, आज उसके बारे में भी बात होगी। और अपराधियों को मासूम बताने वालों की आज पूरी तरह से क्लास लगेगी। पीएम मोदी का वो इशारा जो विपक्ष की टेंशन बढ़ा देगा, आज उसके बारे में बात होगी। राहुल गांधी की कुर्सी बंगला अब क्या अमेरिका बचाएगा? 50,000 डॉक्टर्स को सड़क पर लाकर चुनाव जीतेगी क्या कांग्रेस? चुनाव से पहले कांग्रेस का वो दाव जिसने जान जाने का डेंजर पैदा किया, कई लोगों को लगता है आज उस पर भी बात होगी। इसके अलावा पीएम मोदी के नए भारत से भिड़ने के लिए अब चीन दोस्त खरीद रहा है। कैसे, कहां, कब हुआ, यह बताऊंगा। और आखिर में चुनाव कराने वाले ईवीएम पर 20 साल के लिए बैन लग गया है क्या, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सांसदों को जीत का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि विपक्ष अभी और निचले स्तर पर हमला करेगा भाई। उन्होंने कहा बीजेपी सांसदों से कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच जाइए, उन्हें बताइए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। दिल्ली विधानसभा में भाषण देते हुए केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस जितना 75 साल में नहीं लूट पाई, उससे ज्यादा बीजेपी ने 7 साल में लूट लिया है। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि पूरी केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। पुलिस से बचकर भाग रहे अमृतपाल का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो दिल्ली के मधु विहार इलाके का बताया जा रहा है और 21 मार्च का बताया जा रहा है, जिसमें अमृतपाल के सिर से पगड़ी गायब है, बड़े बाल दिख रहे हैं। पहचान छुपाने के लिए अमृतपाल ने चश्मे के साथ चेहरे पर मास्क लगाया हुआ कहा जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो श्रीरंगपट्टनम का बताया जा रहा है, जिसमें रोड शो के दौरान डीके शिव कुमार गाड़ी से 500 रुपए के नोट की गड्डियां उछालते दिख रहे हैं। आरोप है कि डीके शिव कुमार ने ये गड्डियां उस ग्रुप के लोगों की तरफ उछाली जो कांग्रेस की प्रजाध्वनि यात्रा के दौरान परफॉर्म कर रहे थे। चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस पार्टी प्रजाध्वनि यात्रा निकाल रही है। पैन नंबर को आधार से लिंक करने की डेट सरकार ने 3 महीने बढ़ा दी। अब आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर 1 जुलाई के बाद भी टैक्स पेयर्स पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो उनका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा। अभी तक 51 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड को छोड़ने की वजह का अब खुलासा किया है। बॉलीवुड में 2 दशक बिताने वाली प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि वो बॉलीवुड में चल रही राजनीति से तंग आ चुकी थी, उन्हें ब्रेक चाहिए था। बॉलीवुड में उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि लोगों के साथ उनका टकराव था। उनके मुताबिक बॉलीवुड में उन्हें किनारे करने की कोशिश की गई। प्रियंका ने कहा कि वो चालबाजी करने में अच्छी नहीं थी, इसलिए किनारा कर लिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें अतीक अहमद की सजा का चैप्टर, जो सजा 43 साल में कोई नहीं दिला पाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में अतीक अहमद को पहली बार किसी केस में सजा मिली, उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन इस सजा से भी पहले कैसे योगी ने माफिया अतीक को सबसे बड़ी सजा दी, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि 43 साल से अतीक अहमद कैसे हर बार सजा से बच जाता था। आज आपको सबसे पहले 2 चेहरे देखने चाहिए। एक तरफ अतीक अहमद जैसा खूंखार अपराधी है, माफिया है, जो अभी तक राजनीति में अपराध का पोस्टर बॉय बना हुआ है। खौफ की वजह से लोग इसके खिलाफ न कोर्ट के अंदर न कोर्ट के बाहर कुछ बोलते थे। अतीक अहमद गुजर रहा हो तो लोग नजरें नीचे कर लेते थे। लेकिन आज अतीक का खौफ खत्म हो गया। पहली बार किसी कोर्ट में अतीक अहमद दोषी साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सजा मिली।
दूसरा चेहरा जिसका दिखाना चाहता हूं वो है शर्जील इमाम जैसे लोगों का, जिन्हें अभिव्यक्ति की आजादी का पोस्टर बॉय बनाकर चमका दिया गया, जो भारत को काटने की बात करता हो उसे इस देश के कुछ लोग निर्दोष बता रहे थे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया नगर में हुई हिंसा के मामले में शर्जील इमाम समेत 9 लोगों के खिलाफ नए सिरे से आरोप तय करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें शर्जील इमाम को बरी कर दिया गया था। आज एक और पोस्टर बॉय जिसे मासूम बताया जा रहा था उसके बारे में कोर्ट ने आरोप तय करते वक्त क्या क्या कहा है यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अतीक अहमद की बात करूंगा। अतीक अहमद को कोर्ट से तो सजा मिली है, लेकिन कोर्ट से पहले अतीक अहमद को जो सबसे बड़ी सजा मिली वो सजा दी योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। आप कहेंगे सीएम कैसे सजा दे सकते हैं? पाठशाला में आज जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी सजा योगी ने दी। और यह सजा है अतीक अहमद का जो डर था, उस डर को खत्म करने के साथ साथ अतीक अहमद को इस बात का एहसास दिलाना कि जो नजरें तुम्हारे सामने डर के मारे झुक जाया करती थी, आज वो नजरें तुम्हें अंदर तक छेद रही हैं। जो लोग तुमसे घबराते थे, तुम्हारा नाम लेने में घबराते थे, अतीक अहमद बोलने में घबराते थे, आज वो चाय की दुकान पर नुक्कड़ पर अतिकवा का क्या हुआ इसकी बात कर रहे हैं। अतीक से अतिकवा बन चुके हो तुम उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। यह सजा तुम्हें दी है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि इसके खिलाफ बोलो कुछ नहीं होगा यूपी में, तो अतीक अतिकवा हो गया। लोग जूते की माला पहनाने के लिए उसको लेकर घूम रहे हैं, जूते की माला। ये अतीक अहमद का हाल कर दिया। और इससे बड़ी सजा किसी डॉन के लिए कुछ नहीं होती कि उसकी नजरों के सामने उसकी इज्जत तार तार हो, उसने जिन आंखों में अपने लिए डर देखा हो, आज वही नजरें उसे घूर रही हो और जूते की माला पहनाना चाह रही हो। आप खुद सोचिए ना बॉस, जिस शहर में अतीक अहमद की बात करने से लोग डरते थे, कांपते थे, आज उसी शहर में अतीक अहमद के लिए लोग जूतों की माला लेकर घूम रहे हैं कि मिल जाएगा अतीक अहमद तो जूतों की माला पहनाएंगे। अतीक अहमद कोर्ट के अंदर था और बाहर वकील जो है वो जूतों की माला दिखा रहे थे। जूतों की माला लिए हुए वकील कह रहा था कि वो अतीक को यही माला पहनाएंगे जो माला उमेश पाल के परिवार के जूतों से तैयार की गई। ये होता है अपराधी का डर खत्म होना। एक बार उस वकील को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। ऐसे गुंडा माफिया को अगर जूतों की माला पहनाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा। साधारण लोग जीवन जीने का काम करेंगे। अतीक अहमद को माला पहनाने का हम काम करने आए हैं। दुर्दांत अपराधी था, डर नहीं लग रहा है आपको? हमको कोई डर नहीं लग रहा है। मैं उमेश पाल का छोटा भाई हूँ, उनका मित्र हूँ। डरने वाला नहीं हूँ, दिन दहाड़े मर जाऊंगा मगर डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसे गुंडा माफिया को अगर जूतों की माला पहनाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा। साधारण लोग जीवन जीने का काम करेंगे। अतीक अहमद को माला पहनाने का हम काम करने आए हैं। दुर्दांत अपराधी था, डर नहीं लग रहा है आपको? हमको कोई डर नहीं लग रहा है। मैं उमेश पाल का छोटा भाई हूँ, उनका मित्र हूँ। डरने वाला नहीं हूँ, दिन दहाड़े मर जाऊंगा मगर डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसे गुंडा माफिया को अगर जूतों की माला पहनाई जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा। साधारण लोग जीवन जीने का काम करेंगे। जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वो किसी एक बात से अगर डरते हैं तो वो बात ये होती कि कहीं उनका डर खत्म ना हो जाए, क्योंकि डर खत्म होने का मतलब है कि अपराधी और माफिया का जीते जी खत्म हो जाना। और ये काम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया, इसका डर खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सोचिए ना, ये आदमी जेल के अंदर रहेगा, आसपास 4 चंगू मंगू बैठे रहेंगे जो भी साथी संगी होते हैं, और वो अगर बोलेंगे कि सर सुना कि आप जा रहे थे तो बड़ा डरे हुए थे। क्या बात करता है? सर सुना कि आपने कहा कि मेरा शुगर हाई रहता है इसलिए गाड़ी धीरे चलाओ, डर गए थे क्या सर? रोज बेइज्जत होगा ये आदमी। ये है इसकी सबसे बड़ी सजा, क्योंकि जेल तो ये जाने का अपना मान के चलते कि कभी ना कभी तो जेल चले ही जाएंगे। क्या है, जेल इनके लिए बड़ी बात नहीं है, ये बेइज्जती इनके लिए बड़ी बात है। माफिया और अपराधी को खत्म करने के लिए किसी एनकाउंटर की जरूरत नहीं होती। अगर उसका डर खत्म कर दिया जाए तो समझो माफिया खत्म। यही माफिया के लिए सबसे बड़ी सजा होती है जो योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद को दी। और इसलिए अतीक अहमद के लिए कोर्ट की सजा से पहले भी जो सजा दी वो आदित्यनाथ ने दी, उसका डर खत्म करके। इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज जब अतीक अहमद को कोर्ट रूम लाया जा रहा था तो वहां पर अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी।
अतीक अहमद को फांसी की सजा देने की मांग हो रही थी। अतीक अहमद का जिस तरह से खौफ था, उसमें कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह से सबके सामने, अतीक अहमद के सामने नारे लगेंगे कि इसको फांसी दे दो, फांसी दे दो। लेकिन यह सब अतीक के शहर में योगी आदित्यनाथ ने लोगों के दिल से माफिया का खौफ खत्म करके करवा के दिखा दिया। करवा के दिया मतलब उन्होंने लोग नहीं भेजे, लेकिन ये माहौल दिया कि लोग बिना डरे ये कर रहे हैं। सुनिए वहां कैसे नारे लगे। वो दिन हुआ करते थे, अतीक अहमद जहां से गुजरता था लोग नजरें झुका लेते थे। आज नजरें झुकाकर अतीक अहमद गुजर रहा है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ आज लोग बिना डरे नारे लगा रहे हैं, वो वही अतीक अहमद है जिससे एक वक्त पर लोग ही नहीं, जज भी डरते थे। जज अतीक के मामले में सुनवाई करने से खौफ खाते थे। बॉस, आपको 2012 का मामला बताता हूं। तब अतीक अहमद जेल में बंद था और जेल से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा। चुनाव की तैयारियों के लिए अतीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका लगाई। अतीक की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने खुद को अलग कर लिया। अब समझिए कि जब उसके सामने लोग फांसी फांसी कह रहे हैं, जब लोग उसको जूते की माला पहनाने की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा चेंज है कि जिस अतीक के केस को सुनने से हाईकोर्ट के 10 जज खुद को अलग कर लिया करते थे, आज उसको जूते की माला पहनाने की बात हो रही है। यह नए उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उसके बाद 11वें जज ने अतीक की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। उस वक्त सब अतीक से डरते थे, क्योंकि उसकी सुनवाई कौन करे जो लोगों को दिन दहाड़े जान से मरवा देता था, लोगों को उठा लेना जिसके लिए मामूली बात हुआ करती थी। यही काम अतीक अहमद ने उमेश पाल के साथ किया था। उमेश पाल प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड का गवाह था। जैसे ही उमेश पाल ने इस केस में अतीक के खिलाफ गवाही दी, अतीक अहमद और उसके गैंग ने उमेश पाल को पकड़ा, उसके पीछे पड़ गए। उसके गैंग ने 2006 में उमेश पाल के साथ क्या किया, आपको याद दिलाता हूं। 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार समेत एक अन्य वाहन ने उमेश पाल का रास्ता रोका और उसको घेर लिया। उस कार से दिनेश पासी, अंसार बाबा और दूसरे लोग उतरे। उन्होंने उमेश पाल पर पिस्तौल तान दी, बाल पकड़कर कार में खींच के बैठा लिया। कार के अंदर अतीक अहमद और 3 लोग राइफल लेकर बैठे हुए थे। इन लोगों ने उमेश पाल से मारपीट शुरू की। उमेश पाल को अगवा करके चकिया में अतीक के दफ्तर लेकर जाया गया। उमेश पाल को एक कमरे में बंद किया गया, उसके साथ मारपीट हुई। उमेश पाल को करंट के झटके लगाए गए। उससे कहा गया कि राजूपाल हत्याकांड में अपना बयान बदलो। अतीक अहमद के वकील ने एक लिखित बयान लाकर दिया और उमेश पाल से कहा कि इसको रट लो, यही बोलना है तुम्हें कोर्ट में। उमेश पाल को अदालत में यही बयान देने के लिए कहा गया। धमकी दी गई कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिला देंगे। वो क्या करता, वो डर गया। इसी केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को आज आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस में 10 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 9 आरोपियों पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अतीक अहमद और दिनेश पासी को धारा 364A, 34, 120B, 147, 323/149, 341, 42, 504, 506 सबसेक्शन 2 के तहत दोषी करार दिया जाता है। अतीक अहमद और दिनेश पासी को धारा 120B के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर 2-2 महीने की सजा और भुगतनी होगी। आरोपी शौलत हनीफ धारा 364A और 120 के तहत दोषी करार साबित हुआ। उसे भी सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शौलत हनीफ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने इसके बाद तीनों दोषियों को बिना देर किए जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया। इन तीनों के अलावा बाकी के आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया, जिनमें अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद है, वो दोषमुक्त हो गया। फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली, एजाज अख्तर, अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा, जिसकी मौत हो चुकी है। इसमें से आशिक मल्ली और एजाज अख्तर कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अतीक अहमद को कोर्ट ने जैसे ही दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। कोर्ट ने अतीक अहमद को फौरन जेल भेजने का आदेश दिया। जेल पहुंचे अतीक के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। हालांकि अतीक अहमद के वकील कानूनी विकल्पों की बात कर रहे हैं। अतीक के वकील का कहना है कि कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन कानूनी विकल्प खुले हुए हैं।
हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अतीक के वकील ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल भेजा जाए। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उसको साबरमती जेल भेजने में भी देरी हो सकती है क्योंकि जेल में उसकी तबीयत बिगड़ गई। अच्छा, अब कहा जा रहा है, अभी अभी अपडेट आया कि रवाना हो गया। अतीक अहमद की 43 साल की क्राइम हिस्ट्री है बॉस, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 43 साल में पहली बार कि अतीक अहमद को किसी केस में सजा हुई। अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट आप देखेंगे, आप सोचिए 43 साल से इस आदमी को सजा नहीं हुई है। इसका डर, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन, इसका रसूख, इसके तरीके आप समझिए 43 साल से बचा हुआ है। इस पर पहली एफआईआर जो हुई थी वो 1979 में हुई थी। 1979 में इस आदमी पर पहली एफआईआर हुई, तब से यह बचता चला आ रहा है। इस पर कुल केस कितने हैं? इस पर कुल केस हैं 101, 101, पर एक में भी सजा नहीं हुई थी। सजा कितने में हुई है? आज जाकर पहली सजा हुई है एक केस में, और केस कितने? 101। सोचिए क्या रौला रहा होगा भाई का। और इसीलिए कह रहा हूं कि वो रौला ही योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया। 100 से भी ज्यादा केस होने के बाद भी अतीक को पहली बार सजा मिलने में 43 साल लग गए। दरअसल अतीक अहमद कानूनी दांवपेच समझ चुका था और इसलिए अभी तक बचता रहा। अतीक अहमद अपने खिलाफ केस का ट्रायल ही शुरू नहीं होने देता था। इसके लिए वो सरकारी वकील, गवाह सबको मजबूर कर देता था। ट्रायल पूरा ना हो इसके लिए अतीक तारीख लेकर मामले को लटका देता था। 1996 से अतीक के खिलाफ अभी तक 50 केस ऐसे हैं जो अभी ट्रायल पर ही हैं। इन मामलों की सुनवाई तक पूरी नहीं हो पाई है। 12 केस ऐसे हैं जिनके ट्रायल में देरी के लिए अतीक के वकीलों ने प्रार्थना पत्र यानी प्ली दिया है। कई मामलों में तो अतीक के डर से गवाह पलट जाया करते थे। यह सारा हथकंडा अपनाता था, गवाह को पलट दो, सरकारी वकील पे दबाव बना दो, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ प्ली लगाकर उसको लटका दो। यह सब कर करके यह बचता रहा। अतीक अहमद 17 साल की उम्र में ही अपराधी बन चुका था। उसके बाद अतीक कैसे यूपी का सबसे बड़ा माफिया बना, आज आपको यह भी जानना चाहिए। प्रयागराज में अतीक अहमद का पिता तांगा चलाता था, घोड़ा गाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी चलाता था। लेकिन अतीक बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता था, इसलिए अतीक अहमद जब नाबालिग था तब से लोगों को डराना धमकाना और वसूली करना शुरू कर दिया। यानी पिता नेक काम कर रहे थे, तांगा चला के घर चला रहे थे। ये भाई को तांगे के घोड़ा को देख के घोड़ा नहीं बनना था, इसको चीता बनना था। इसने वहां वसूली शुरू कर दी। 1979 में अतीक अहमद के खिलाफ पहली बार एफआईआर हुई जो हत्या का मामला था। 1985 तक अतीक अहमद प्रयागराज और आसपास का नामी अपराधी बन चुका था। 6 साल के अंदर अपना गैंग बना लिया इसने। 1988 तक यूपी पुलिस के लिए अतीक अहमद बड़ी परेशानी बन गया। इसलिए जब शिकंजा कसा तो अतीक ने सरेंडर कर दिया और जेल चला गया। जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद ने राजनीति में एंट्री की, क्योंकि उस वक्त सारे अपराधी राजनीतिक संरक्षण के लिए यही फॉर्मूला अपना रहे थे। 1989 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया कि पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, फिर बचे रहेंगे। उस समय इलाहाबाद पश्चिम सीट से ही शौक इलाही उर्फ चांद बाबा भी चुनाव लड़ रहा था। उस समय तक इलाहाबाद में चांद बाबा सबसे बड़ा अपराधी हुआ करता है और चांद बाबा गैंग और अतीक गैंग के बीच गैंग वॉर चला करती थी। इसी गैंग वॉर में 1989 में चुनावी नतीजों की काउंटिंग वाले दिन ही अतीक अहमद ने चांद बाबा को मरवा दिया और अतीक इलाहाबाद का बड़ा अपराधी बन गया। चांद बाबा की हत्या में अतीक पर कोई केस तक दर्ज नहीं हुआ। इससे अतीक का खौफ और बढ़ता चला गया। 1989 के चुनाव में ही जीतने के बाद और विधायक बनने के बाद अतीक अहमद को राजनीतिक संरक्षण भी मिलने लगा। इसके बाद से अतीक अहमद 5 बार, एक बार दो बार नहीं 5 बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक रह चुका है। अतीक अहमद का खौफ ऐसा था कि बड़े बड़े नेता भी इलाहाबाद पश्चिम की सीट पर अतीक के खिलाफ चुनाव लड़ने से घबराते थे। आज वो आदमी नजरें झुका के चल रहा है। अतीक की क्राइम कुंडली में कुछ और बड़े केस भी हैं। जैसे 1996 में अतीक अहमद पर अशोक साहू की हत्या का आरोप लगा। अशोक साहू ने अतीक के भाई अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक किया था, जिस पर उसकी हत्या कर दी गई। सोच रहे हैं, गाड़ी किसी ने ओवरटेक कर ली तो उसको हत्या कर दी गई, आरोप लगा। साल 2005 में अतीक अहमद पर बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगा। फरवरी 2023 में राजू पाल मर्डर के गवाह उमेश पाल की हत्या का आरोपी भी अतीक अहमद है।
अब तक अतीक अहमद इसलिए भी बचता रहा क्योंकि अतीक को राजनीतिक संरक्षण हासिल था। अब तक अतीक अहमद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में रहा और आप जब देखेंगे वो सफर तो आपको समझ में आएगा कि अतीक अहमद का ये राजनीतिक सफर कैसा रहा। आज जब कुंडली खोल ही रहे हैं और अतीक से, जिसको योगी आदित्यनाथ ने अतीक से अतिकवा बनवा दिया, उस अतिकवा को अतीक किसने बनाया था वो भी देखिए। 1989 पहले निर्दलीय विधायक बना, जो इसके बारे में अभी आपको बता रहा था, तो इसने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और निर्दलीय विधायक बन गया। 1996 में एसपी के टिकट से चुनाव जीता, यानी समाजवादी पार्टी ने पहली बार टिकट दिया इसको कि लड़ो, जीत गया। फिर 2002 में अपना दल के टिकट से चुनाव जीता। 2004 में एसपी में शामिल हो गया और अब तो सीधा पार्लियामेंट पहुंच गया। फूलपुर से सांसद बन गया, फूलपुर से सांसद, यानी अभी तक तो विधायकी चल रही थी, अब ये भाई साहब समाजवादी पार्टी से होते हुए सीधा पहुंच गए संसद। उसके बाद 2005 में भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। इसका जो भाई था अशरफ, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया 2005 में। 2005 में अशरफ इलाहाबाद पश्चिम से जीत भी गया। 2008 में सपा ने निकाल दिया पार्टी से, 2008 की बात है। 2009 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। 2014 में यह फिर समाजवादी पार्टी में आ गया, 2014 में फिर आ गया। श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गया। 2017 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फिर टिकट दिया, विरोध होने पर अतीक ने विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ा। तो यह है इसका पॉलिटिकल करियर। ऐसे ऐसे लोगों को जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तभी इन लोगों का मन बढ़ता है। प्रयागराज में लोगों के मन से अतीक अहमद का डर आज खत्म हो चुका है। अतीक को उम्र कैद की सजा हो चुकी है और दूसरी तरफ उसकी प्रॉपर्टी पर भी लगातार एक्शन हो रहा है। अतीक अहमद की 1169 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक्शन हो चुका है। अतीक के कई ठिकानों पर बुलडोजर चल चुका है, संपत्तियां जब्त हुई हैं, कुर्क हो रही हैं। अतीक और उसके परिवार के कई बैंक खातों को सीज किया जा चुका है। पब्लिक में कॉन्फिडेंस ऐसे ही थोड़ी आता है। पब्लिक को पता है कि ये तो बाहर निकलने वाला नहीं, और जो बाहर है उसको तो रौंद दिया। ये क्या बाहर आकर अपना रौला दिखाएगा? इससे पब्लिक में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो योगी आदित्यनाथ ने करके दिया। अतीक अहमद को नैनी जेल से गुजरात की साबरमती जेल क्यों भेजा जा रहा है, यह भी आपको बता देता हूं। दिसंबर 2018 में अतीक ने लखनऊ से बिजनेसमैन मोहित जायसवाल का अपहरण करवाया था। आरोप है अतीक के गुर्गे मोहित को देवरिया जेल ले गए, जहां अतीक अहमद बंद था। देवरिया जेल में मोहित जायसवाल के साथ मारपीट हुई। बिजनेस अतीक के नाम करने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद अतीक अहमद को बरेली जेल भेजा गया, लेकिन बरेली जेल ने अतीक को रखने से मना कर दिया। देवरिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को साबरमती जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया। तब से अतीक अहमद साबरमती जेल में ही बंद है और उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा होने के बाद उसे फिर से साबरमती जेल भेजा गया है। आज कोर्ट के फैसलों का दिन था, तो उस फैसले की भी बात करना जरूरी है, जो फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में आरोप तय करते हुए दिया। अतीक की तो बात हो गई, कैसे कुछ लोगों ने इसको पोस्टर बॉय बनाया और आज वो पोस्टर ही फट गया। अब आपको दिल्ली मामले में बताता हूं, यहां भी कई लोगों को पोस्टर बॉय बनाया जाता है, नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर, बीजेपी के विरोध के नाम पर, किसी को भी चढ़ा दो। दिल्ली दंगों से ठीक पहले 2019 में दिल्ली के जामिया नगर में जो हिंसा हुई थी, उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। आज इस मामले में आरोपी शर्जील इमाम, इसको भूलिएगा नहीं ना, आप भूले होंगे ये शर्जील इमाम। शर्जील इमाम समेत 9 आरोपी निचली अदालत से बरी हो गए थे। उन पर हाईकोर्ट ने नए सिरे से आरोप तय कर दिए, और ये वो आरोपी हैं जिनका बचाव कुछ लोग कर रहे थे और इसे बोलने की आजादी से जोड़ रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार से इनकार नहीं है,
लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से एकजुट होने का अधिकार प्रतिबंधों से भी जुड़ा हुआ है। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों और शांति को भंग करने वालों को सुरक्षा नहीं मिल सकती, यह कोर्ट कह रहा है। हिंसा करना और भड़काऊ भाषण देने को अधिकार बताकर उनकी रक्षा नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में जो वीडियो उपलब्ध है उनको देखकर यही लगता है कि आरोपी भीड़ में सबसे आगे थे। वो प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, हिंसक तरीके से बैरिकेड्स को हटा रहे थे। दिल्ली के जामिया नगर में दिसंबर 2019 में हिंसा भड़की। वही सीए का जो प्रदर्शन चल रहा था, तो वो प्रदर्शन करने वाली भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस केस में पुलिस ने दंगा करने और गैरकानूनी आरोप से जमा होने समेत आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया था। पिछले महीने ट्रायल कोर्ट ने 11 आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन आज वो फैसला पलट गया। इसके बाद यह माहौल बनाया गया था कि मोदी सरकार में निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर टारगेट किया जा रहा है। शर्जील इमाम इस वक्त जेल में है। दिल्ली दंगों में भी शर्जील इमाम पर आरोप लगे हुए हैं। इसी तरह से कुछ दिन पहले हमने आपको पाठशाला में ताहिर हुसैन का केस याद दिलाया था कि जिस ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों के वक्त पकड़े जाने पर निर्दोष बताया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि मुस्लिम होने की वजह से उसे फंसाया जा रहा है, उस ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन हिंदुओं को मारने के लिए भीड़ को उकसा रहा था और यहां अलग ही विक्टिम कार्ड चल रहा था कि ओ ताहिर को फंसा दिया, शर्जील को फंसा दिया, सबको फंसा ही दिया जाता है। और जिस तरह से ताहिर हुसैन के दंगों के लिए सामान इकट्ठा किया था वो हिंदुओं को टारगेट करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, यह कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा। अतीक अहमद को बचाने वाला अब कोई नहीं है। अतीक अहमद का चैप्टर तो योगी आदित्यनाथ ने करीब करीब क्लोज कर दिया है। इन लोगों का भी कोर्ट जो है धीरे धीरे चैप्टर सब क्लोज करेगी। सच ऐसे ही सामने आएगा, कोई बताए ना बताए, पाठशाला में हम बताएंगे। लेकिन पाठशाला में हम आपको अगला चैप्टर भी दिखाएंगे, जो चैप्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। पीएम मोदी ने वो कौन सा नया इशारा दिया जिससे विपक्ष की टेंशन बढ़ने वाली है, यह आपको बताने के साथ ही यह भी बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी की कुर्सी और बंगला अब अमेरिका बचाएगा और राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा मौका था खुद को सच्चा साबित करने का, उन्होंने क्या किया, देखिए। आप ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के मामले में अमेरिका कहां से आ गया, अमेरिका क्या करेगा भाई, अमेरिका का क्या मतलब, राहुल गांधी की सांसदी, उनका बंगला कैसे बचा सकता है। लेकिन दिक्कत यही है, जहां अमेरिका को कोई मतलब नहीं होता वहां भी वो अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। अमेरिका ने आज कहा कि वो भारतीय कोर्ट में चल रहे राहुल गांधी के केस पर नजर बनाए हुए। राहुल गांधी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता है वेदांत पटेल, वो भाई साहब ने कहा कि कानून का शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है। हम भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के केस को देख रहे हैं। अरे कहा है देख रहे हो, किसने बोला तुमको देखने के लिए। अच्छा, इतना ही नहीं, यह अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी राहुल गांधी पर जवाब देते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी है, इस साझेदारी में हम लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों की रक्षा और बोलने की आजादी के महत्व को हाईलाइट करते रहते हैं। अमेरिका ने यह भी माना कि वो भारत में विपक्ष के नेताओं के साथ संपर्क में है। सुनिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। Well, briefly, is it engaging with the government of India? How about with Mr. Gandhi himself? Is the United States still engaging with him as the opposition leader? I don't have any specific engagements to read out, Sean, but as I'm sure you know, someone who's covered this department for some time, it is normal and standard for us to engage with members of opposition parties in any country where we have bilateral relationships, but I don't have any specific engagement to read out. यानी अमेरिका कह रहा है कि वो राहुल गांधी के केस पर नजर बनाए हुए। बॉस, अमेरिका का क्या लेना देना राहुल गांधी के मामले से। इससे तो राहुल गांधी पर यह आरोप ही मजबूत होते हैं कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र बचाने के नाम पर अमेरिका जैसे देशों से जो मदद मांगी थी, जो बीजेपी कह रही है कि इनको माफी मांगनी चाहिए। भाई, राहुल गांधी इस आरोप से इनकार कर चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई मदद नहीं मांगी। लेकिन जब अमेरिका खुद राहुल गांधी के मामले में अपने आप को इंटरेस्ट दिखा रहा है, कह रहा है कि हम देख रहे हैं, तो आज तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा मौका था। आज तो कम से कम राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर खड़े होकर कहते कि हेलो अमेरिका, ये हमारे देश में हमारी अपनी पॉलिटिक्स चल रही होगी,
लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम हमारे यहां नजर रखोगे और तुम देखोगे कि राहुल गांधी का क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है। आज राहुल गांधी के पास मौका था कि वो साबित कर देते कि उन्होंने विदेशी ताकतों से, विदेश की सरकारों से कोई मदद नहीं मांगी जो बीजेपी आरोप लगा रही। कह देते खड़े होकर, एक ट्वीट ही कर देते कि शट अप अमेरिका, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं हमारे देश के अंदर के मामले में। लेकिन कोई ट्वीट ही नहीं आया, कोई बयान ही नहीं आया। राहुल गांधी के केस पर नजर रखने में व्यस्त अमेरिका को अपने घर के अंदर भी नजर रखनी चाहिए। राहुल गांधी ने तो याद नहीं दिलाया, मैं याद दिलाता हूं। मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका खुद अपने ही देश में छोटे छोटे बच्चों को नहीं बचा पा रहा। भाई तुम यहां राहुल गांधी का केस क्या देखोगे। अमेरिका में फिर एक स्कूल में शूट आउट हुआ है। इस शूट आउट में 3 बच्चों समेत 7 लोग मारे गए। यह घटना अमेरिका के टेनेसी राज्य के नैशविले में एक ईसाई स्कूल में हुई। स्कूल में ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाली एक 28 साल की लड़की थी जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। मरने वाले बच्चों में 3 9 साल के बच्चे थे। एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर था, एक टीचर, एक कस्टोडियन था। फायरिंग के वक्त स्कूल में 200 बच्चे मौजूद थे। अमेरिका के स्कूल में शूटआउट का वीडियो भी सामने आया है। इसमें 28 साल की महिला ऑड्री हेल दिख रही है। यह देखिए उसकी तस्वीर, कैसे बंदूक लेकर वो चल रही है। 200 बच्चे स्कूल में। पुलिस ने ऑड्रे की पहचान एक ट्रांसजेंडर के तौर पर की है। वीडियो में दिख रहा है कि हमलावर एक कार से स्कूल पहुंचती है। स्कूल के दरवाजे बंद थे, इसलिए वो गोलियां बरसाते हुए शीशे के गेट को तोड़ देती है और वीडियो में हमला स्कूल के अंदर हथियार लेकर घूमती हुई दिख रही है। पुलिस ने बताया कि ऑड्रे हेल के पास 3 हथियार थे, जिसमें एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी। 2 हथियारों का लाइसेंस भी उसके पास से मिला। हालांकि पुलिस ने अभी तक यह नहीं बताया कि हमलावर ने फायरिंग की क्यों। हमलावर ने पूरी प्लानिंग के साथ यह हमला किया था। पुलिस के मुताबिक हमलावर स्कूल की पुरानी स्टूडेंट थी और स्कूल को लेकर कोई ऐसी बात थी जिससे वो चिड़ी हुई थी। तो तुम पहले अपना देश संभालो अमेरिका। हमारे यहां क्या चल रहा है इस पर तुम्हारे नजर की जरूरत नहीं है। अमेरिका में इस गन कल्चर के सामने जो बाइडेन लाचार है। तुम अपने राष्ट्रपति को पहले थोड़ा मजबूत बनाओ, फिर हमारे यहां के लोकतंत्र की मजबूती और कमजोरी का टेस्ट करना। जो बाइडेन कह रहे हैं कि हमें गन कल्चर को रोकने के लिए ज्यादा जोर लगाना होगा। कब लगाओगे बॉस? जो बाइडेन ने कहा कि यह गन कल्चर हमारे समुदायों को नुकसान पहुंचा रहा है, यह अब पता चल रहा है। देश की आत्मा को चीर रहा है। चीर नहीं रहा सर, चीर चीर के चिथड़े चिथड़े कर चुका है देश की आत्मा को। पहली घटना नहीं है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो एक बार फिर संसद से अपील करते हैं कि वो उनके गन कंट्रोल लॉ को पास करें। एक गन कंट्रोल लॉ तुमसे पास नहीं हो रहा और भारत में क्या हो रहा है ये नजर रख रहे हैं। अमेरिका में गन कल्चर कैसे लोगों की जान ले रहा है आप सुनिए। हर दिन औसत 2 मास शूटिंग के केस आते हैं। हर दिन औसतन 54 मौतें हो रही हैं इस गन कल्चर की वजह से। हर साल औसतन 20,000 मौत होती है और बच्चों की मौत या घायल होने के 3 केस हर दिन आते हैं इस अमेरिका में। अमेरिका में बच्चों की मौत की सबसे मुख्य वजहों में पहले नंबर पर ऐसी फायरिंग है। तो तुम पहले अपनी फायरिंग रोको, हमारे यहां के लोगों को कवर फायर मत दो। अमेरिका के लिए बेहतर यही है कि वो अपना देश संभाले। राहुल गांधी के केस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। उधर राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दी है। कांग्रेस लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। यह अलग ही लेवल पे चल रहे हैं लोग। इसके लिए वो बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ चर्चा कर रही है कि हम ओम बिड़ला के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ने पक्षपाती रवैया अपनाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस इस बात को हाईलाइट करना चाहती है कि राहुल गांधी पर कितनी तेजी से एक्शन, जबकि मैंने अभी आपको 2 दिन पहले पाठशाला में बताया था कि जिस तेजी से सब पर एक्शन होता है उसी तेजी से राहुल गांधी पर हुआ। सजा होने के अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। यह कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि तेजी है। कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि तेजी कार्रवाई इतनी ही तेजी से होती है, वो स्लो चलते हैं। उनको यह समझने में कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए, इसमें आपको 5 दिन लग गए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। यह संख्या बल विपक्ष के पास है, लेकिन दिक्कत यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए यह जरूरी है कि सदन की कार्रवाई चले और मौजूदा हालात में इसके आसार बहुत कम है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए हुए आज 5वां दिन है। शुक्रवार को सदस्यता गई थी। कांग्रेस को अब याद आ रहा है कि उसे स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। जैसे कहा जा रहा है कि भाई
कांग्रेस की एक नेता हैं, उनको अब याद आ रहा है कि मोदी जी ने कभी उनका अपमान कर दिया था रामायण वाले बयान में, तो उनको अब मानहानि का केस करना चाहिए। या जैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए। ये समझने में कांग्रेस को 36 दिन लग गए। बॉस, आप स्लो चल रहे हो, देश में कार्रवाई स्लो नहीं चल रही। कांग्रेस और राहुल गांधी की हालत इस वक्त यह है कि ये छोटी सी बात पर भी हर किसी से उलझ जा रहे हैं और उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं। पहले सूरत कोर्ट में माफी न मांगकर केस में उलझे, जिससे राहुल गांधी को सजा हुई, फिर सदस्यता गई, फिर बंगला गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य से सवाल पर पत्रकार से उलझ गए, पत्रकार के लिए हवा निकाल दी जैसी बातें करने लगे। बार बार सावरकर का नाम लेकर विपक्ष में शिवसेना जैसे साथियों को नाराज कर दिया, वो कांग्रेस को अलग वार्निंग दे रहे हैं। अब जब कांग्रेस से यह सवाल किया जा रहा है कि राहुल गांधी के केस में अपील करने में देरी क्यों हो रही है, लीगल टीम क्या कर रही है, तो इस पर भी कांग्रेस भड़की हुई कि उनकी लीगल टीम पर सवाल ना उठाए जाए। और लीगल टीम पर सवाल उठाना इस मामले को भटकाने जैसा है, क्योंकि यह केस पहले से ही फिक्स था। यानी कांग्रेस अब सीधे सीधे कोर्ट पर सवाल उठा रही है। सुनिए कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने आज क्या कहा। एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है राहुल गांधी जी की लीगल टीम की कमियां के बारे में, मैं सीधा आपको जवाब दूंगा, ये बीजेपी का बहाना है। ये सारा डिस्क्वालिफिकेशन एक मैच फिक्सिंग था। इस मैच फिक्सिंग से ध्यान हटाने के लिए लीगल टीम की खामियां बात हो रही है। और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता राज्यसभा में और लोकसभा में ये बात फैला रहे हैं कि डिले होगा, कुछ कमियां थी, जानबूझकर के किया गया। ये बिल्कुल बकवास है और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि ये साफ है। और मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझाया था। 7 तारीख को भाषण होता है, 16 तारीख को ब्राह्मण मोदी अपने स्टे विड्रॉ करते हैं हाईकोर्ट से, 27 फरवरी को आर्ग्यूमेंट शुरू होता है, 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है, 23 मार्च को डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है मैच फिक्सिंग। इतनी क्रोनोलॉजी जयराम रमेश ने समझा दी, ये नहीं समझाया कि क्या इस क्रोनोलॉजी को बनाने वाले को भविष्य दिख रहा था। उसे यह पता था कि फरवरी में राहुल गांधी भाषण देंगे, फिर जब वो विदेश जाएंगे तो कुछ ऐसी बात कर देंगे जिस पर मार्च में सदन के अंदर हंगामा होगा और राहुल गांधी फिर से बोलने की इच्छा जताएंगे और तब उन्हें रोकने की नौबत आएगी, इसलिए जो है डिस्क्वालीफाई कर। इतना बड़ा पंडित कौन बैठा है बीजेपी में भाई, जो पूरा भविष्य देख ले रहा है। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था कि राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस ने अभी तक अपील नहीं की, जबकि जजमेंट पिछले गुरुवार को आया था। दरअसल अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर पूरे विपक्ष को राहुल गांधी के पीछे खड़ा दिखाना चाहती है, जिससे 2024 का चुनाव राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी हो सके। इसी उत्साह में कांग्रेस ने आज पूरे महीने प्रदर्शन का प्लान भी जारी कर दिया। आज शाम को कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन कर इसकी शुरुआत की। शाम में प्रदर्शन किए लोग। कांग्रेस का दावा है कि कल विपक्ष की जो बैठक हुई उसमें 19 पार्टियों ने कांग्रेस का साथ देने का भरोसा दिया, जिसमें शिवसेना भी शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी सरकारी बंगला छिन जाने से परेशान नहीं है। बैठक में राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से कहा कि ये उनको बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई। लेकिन आप सोचिए कि जिस मामले को कांग्रेस इतना बड़ा मामला बनाने में जुटी है और ऐसा जता रही है कि राहुल गांधी पर तो बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, उस मामले में कांग्रेस के ही बड़े नेता और बड़े वकील सलमान खुर्शीद ये मांग कर चल रहे हैं कि राहुल गांधी को जल्दी ही उनकी संसद सदस्यता फिर से मिल जाएगी। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राहुल गांधी बहुत जल्द संसद में वापस आएंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि लीगल प्रक्रिया में कुछ दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि ये कब होगा, किस रफ्तार से होगा, वो ये नहीं बता सकते, लेकिन बताया कि कांग्रेस के पास एक टीम है जो इस मुद्दे को देख रही है। उम्मीद है कि जल्दी ही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अरे तो बाधाएं दूर होगी तो बाधाएं दूर करने पर भी फोकस कीजिए ना। संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इस पे ज्यादा फोकस है। जब सलमान खुर्शीद जैसे बड़े वकील कॉन्फिडेंट हैं कि राहुल गांधी को कानूनी तरीके से फिर से सदस्यता मिल जाएगी, फिर कांग्रेस इस केस को इतना बड़ा मामला क्यों बना रही है? लेकिन कांग्रेस अपनी लीडरशिप में विपक्ष को एकजुट करने के लिए हर मुद्दे को आजमा रही है।
एक मुद्दा राहुल गांधी, एक मुद्दा ईडी सीबीआई। लेकिन इन दोनों मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इशारा कर दिया, जिससे कांग्रेस और विपक्ष की टेंशन और बढ़ गई होगी। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है, आपसे बस थोड़ी देर पहले वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे ये विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाला बयान है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है, देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापुरी की थी। लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी। ईडी को लेकर कुछ दिन पहले विपक्ष ने एक मार्च भी निकाला था। कुछ दिन पहले सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाकर विपक्ष की 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है। कुल मिलाकर पीएम मोदी पर दबाव बनाने की चौतरफा कोशिश हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज ईडी सीबीआई का पूरा हिसाब किताब सामने रखा और यह साफ कर दिया कि कोई कुछ भी कर ले, भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी का एक्शन नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। सुनिए पीएम क्या बोल रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में, यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5,000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्रवाई से खुश है? आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसाब किताब तो दिया ही कि कार्रवाई ऐसे हवा में नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रुकने वाली। यानी काला कुर्ता पहन के प्रदर्शन कीजिए या सफेद पैंट शर्ट पहन के प्रदर्शन कीजिए, कार्रवाई तो चलती रहेगी बॉस, ये पीएम मोदी साफ कर रहे हैं। उधर पीएम मोदी की कार्रवाई चल रही है, इधर 50,000 डॉक्टरों का प्रदर्शन भी चल रहा है। अब आपको बताता हूं वो चैप्टर जिसमें हफ्ते भर से प्राइवेट हॉस्पिटल और 50,000 डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। क्यों, ये बताऊंगा।
सरकार पीछे हट नहीं रही या डॉक्टर पीछे हट नहीं रहे और इस टकराव के बीच मरीज फंस गया है। यह टकराव क्यों हो रहा है, कहां हो रहा है और क्या 50,000 डॉक्टर्स को सड़क पर लाकर चुनाव जीतने का प्लान है कांग्रेस का? अब इसका चैप्टर। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर राजस्थान के डॉक्टर्स की हड़ताल के वीडियो बहुत वायरल हो रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, दूर तक देखते जाइए, ये डॉक्टर ही डॉक्टर हैं राजस्थान की सड़क पर, जयपुर की सड़कों पर। और जब इतने डॉक्टर सड़क पर हैं, पहला सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि बॉस फिर मरीज कौन देख रहा है? ये तो डॉक्टर्स की लहर बह रही है ऐसा लग रहा है। हजारों डॉक्टर अपना काम छोड़कर जयपुर की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से हुआ क्या है कि उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल लागू कर दिया और इसका विरोध हो रहा है। 27 तारीख को 50,000 से ज्यादा प्राइवेट डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ ने पैदल मार्च निकाला। एक बार वहां की तस्वीरें और आवाज सुनाइए, फिर आगे की बात बताइए। कितने ही प्रदर्शन में जिन लोगों पर लाठी चार्ज हुआ होगा, उनका इलाज किया होगा इन डॉक्टर्स ने, उन डॉक्टर्स पर लाठी चार्ज हो रहा है। ये एक दिन का विरोध नहीं था, प्रदर्शन नहीं था। ये डॉक्टर अब भी हड़ताल पर है, अस्पताल नहीं जा रहे, मरीज भी नहीं देख रहे। इनका आरोप है कि राजस्थान सरकार चुनावी साल में वाहवाही लूटने के लिए राइट टू हेल्थ बिल लागू कर रही है। इसको ध्यान रखिए, राजस्थान सरकार एक बिल लाई है जिसका नाम है राइट टू हेल्थ, जिसको कहते हैं RTH। इसी कानून को लेकर राजस्थान में बवाल हो रखा है। डॉक्टर सड़क पर आ गए और एक दिन से नहीं, कई दिन से सड़क पर। और डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए बिल तो ले आई, लेकिन इसकी कमियों को नहीं देख रही। डॉक्टर्स इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनकी हड़ताल के समर्थन में देश भर के कई मेडिकल एसोसिएशन भी सामने आ गए। लेकिन राजस्थान सरकार ने भी साफ कर दिया है कि भाई बिल तो वापस नहीं होगा। अशोक गहलोत सरकार ने कह दिया कि बिल वापस नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन सरकार और डॉक्टर्स दोनों के अपने अपने स्टैंड की वजह से राजस्थान में मरीज परेशान। भाई जब इतने डॉक्टर सड़क पर आएंगे तो इलाज कौन करेगा? ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक में डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया। और सरकारी अस्पतालों की हालत तो हम सब जानते हैं, वहां मरीजों की इतनी लंबी लाइन है कि नंबर आने में समय लग जाता है। सबसे पहले आपको अब विस्तार से बताता हूं कि राइट टू हेल्थ बिल है क्या, सरकार क्या कह रही है, डॉक्टर क्या चाहते हैं, क्योंकि यह खबर नेशनल मीडिया से गायब है, लोग दिखा ही नहीं रहे। पाठशाला के अलावा बताइए आपने कहां देखा होगा। देखिए, राइट टू हेल्थ नाम से तो जनहित का कानून लग रहा है कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार मिल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद विरोध हो रहा है, डॉक्टर काम वाम छोड़कर सड़क पर है, तो कोई तो वजह होगी। तो आज सारे पक्ष आपके सामने रखता हूं। राजस्थान सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार देने के तहत राइट टू हेल्थ बिल लागू किया है। इस बिल में कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। आप नो बोल ही नहीं सकते। अगर कोई इमरजेंसी में आया हुआ मरीज है तो आपको पहले उसका इलाज करना ही होगा। अगर अस्पताल के पास इमरजेंसी सुविधा नहीं है तो वो दूसरे अस्पताल में रेफर करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा कि अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं है इमरजेंसी तो आप एम्बुलेंस दीजिए और वहां भेजिए जहां पर इसका इलाज हो सकता है। बिल में प्रावधान है कि अस्पताल आने पर मरीज को बिना किसी एडवांस डिपॉजिट किए ही इलाज मिलेगा। आमतौर पर बिना एडवांस लिए प्राइवेट अस्पताल में मरीज को हाथ तक नहीं लगाया जाता है। मोटे तौर पर यह बिल राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पर लागू होगा। अगर कोई अस्पताल या डॉक्टर इलाज करने से मना करता है तो पहले 10,000 रुपए का जुर्माना है, दूसरी बार में 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस बिल को देखकर ऐसा लगता है कि भाई ये तो मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन डॉक्टर्स का आरोप है कि यह बिल राजस्थान सरकार ने बिना किसी नियम कायदे के चुनावी प्रेशर की वजह से लागू कर दिया। यह कागजों में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में मरीजों के इलाज में बहुत परेशानी आने वाली है, ये डॉक्टर बता रहे हैं।
तो डॉक्टर्स का पक्ष क्या है भाई? क्योंकि अंत में मरीजों का इलाज तो डॉक्टर्स को ही करना है। इतने डॉक्टर क्यों सड़क पर हैं? तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं पहले ये भी सुन लीजिए। इस बिल के तहत इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पतालों को फ्री इलाज करने का आदेश दिया गया है, लेकिन बिल में इमरजेंसी की परिभाषा ही डिफाइन नहीं की गई। तो डॉक्टर कह रहे हैं बॉस हम फ्री में कर देंगे, लेकिन कौन सी चीज इमरजेंसी में आएगी और कौन सी नहीं आएगी ये कौन तय करेगा? क्योंकि मरीज जो पहुंचता है उसमें 98% मरीज तो खुद को मानता है कि वो इमरजेंसी की हालत में है। तो क्या सबका फ्री में इलाज होगा? डॉक्टर ये पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई मरीज पेट दर्द या पैर दर्द जैसी शिकायत लेकर आएगा और कहेगा कि इमरजेंसी है बॉस, मेरी जान निकल रही है, पहले मेरा इलाज करो, फिर डॉक्टर किसका इलाज करेगा? इमरजेंसी में किसको भेजेगा? डॉक्टर कह रहे फिर हमारी आफत हो जाएगी। अगर इमरजेंसी में मरीज का फ्री में इलाज किया और बाद में मरीज ने पैसे देने से मना कर दिया तो अस्पताल के खर्चे कौन उठाएगा? अगर सरकार ने मरीज के मेडिकल बिल में कमी बताकर रिजेक्ट कर दिया तब अस्पताल क्या करेगा? उनका यह तर्क है। आप कह रहे हो कि बाद में रिइंबर्स कर देंगे, फिर आप कहोगे कि नहीं इसमें बिल में गड़बड़ी है, हम नहीं देंगे पैसा, सरकार ने मना कर दिया मान लीजिए। तो अस्पताल और डॉक्टर पूछ रहे हैं कि फिर पैसा कौन देगा? मरीज तो ठीक होके गया, वो कहेगा हम ना देते, सरकार कहेगी कि हमको बिल ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में बिल पास करवाने के लिए सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, क्योंकि सरकारी सिस्टम में यह बहुत सामान्य बात है। बिल के तहत किसी सामान्य अस्पताल में इमरजेंसी जैसे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या मरीज आ गया तो कैसे इलाज होगा? ऐसी स्थिति में मरीज को रेफर करने के लिए एम्बुलेंस का खर्चा कौन उठाएगा? क्योंकि बिल में तो कह दिया गया कि आपके पास अगर मान लीजिए व्यवस्था नहीं है इमरजेंसी में इलाज देने की तो आप एम्बुलेंस दीजिएगा। दे दिया एम्बुलेंस, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि मान लीजिए बार बार ऐसे मरीज आएंगे तो एम्बुलेंस का खर्चा कौन उठाएगा? सबसे जरूरी बात, अगर अस्पताल या डॉक्टर इलाज देने से मना करते हैं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे कोई पार्षद, सरपंच भी आकर अस्पताल के खिलाफ शिकायत दे सकेगा और डॉक्टर इस पर अपील नहीं कर सकेंगे। इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि देश में संगीन अपराध करने वाले अपराधियों को भी अपील का अधिकार है, फिर डॉक्टर्स को यह अधिकार क्यों नहीं होगा कि हम उसके खिलाफ अपील करें? आगे बढ़ने से पहले आपको डॉक्टर्स का पक्ष सुनवा देता हूं, इसके बाद प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज के बारे में भी बात करूंगा। में तो चलो दो व्यवस्थाएं थी, एक सरकारी व्यवस्था, एक निजी चिकित्सालयों की व्यवस्था। हम हमारे हिसाब से बिल्कुल सरकार के 54 रूल रेगुलेशन 55 हो गई है मान के और हम है ना अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, अपनी आजीविका, तो वो क्या हमारा राइट टू अर्न नहीं छीन रहे? इस सिस्टम के फेलियर को वो हमारे माध्यम से जनता को देना चाहते हैं। फिर राइट टू ईट भी होता है, खाने। इस देश में भूखे क्यों सोते हैं लोग? इस देश में फुटपाथ पे क्यों सोते हैं? राइट टू शेल्टर है, फिर तो सारे होटल खोल दो, रात को जो फुटपाथ पे जनता है वो जाके होटलों में सोएगी। हाड़ कांपती सर्दी में जहाँ -3 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ फुटपाथ पे क्यों सोती है जनता? आप ये जनता को दे नहीं रहे, जनता को भी बरगला रहे हो, उनको एक झुनझुनिया पकड़ा रहे हो ताकि आप अपना एक एम्बिशन, एक झूठी ईगो उसको सेटिस्फाई कर सको और आगे अपनी जो वोटों की राजनीति है उसकी एक अपने आप को संतुष्ट कर सको। तो डॉक्टर्स को तो लग रहा है बॉस ये इलेक्शन आने वाला है इसलिए ये सब हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि भाई हमसे आप कह रहे हो कि आप इलाज देने से मना नहीं कर सकते, तो फिर होटल्स को भी बोलो कि तुम खाना देने से मना नहीं कर सकते, लोग भूखे हैं जाएंगे तो खाना देना ही पड़ेगा। या अगर कोई ठंड में रात में सो रहा है बाहर तो उसको आपको कमरा देना ही पड़ेगा। वो अपने अपने लॉजिक दे रहे हैं और उनको लग रहा है सरकार चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीज लाई कि लोगों को पसंद आएगा, लेकिन फर्स्ट डॉक्टर रहे, अस्पताल रहे, ये उनका लगता है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कमियां भी दोनों ही तरफ है। ऐसा नहीं है कि सरकार ही सिर्फ गलत है, थोड़ा बहुत हिस्सा डॉक्टर्स और अस्पतालों का भी, प्राइवेट अस्पतालों का भी सवालों के घेरे में। सरकारी अस्पतालों में सुविधा का बहुत अभाव है, वहां मरीजों की बहुत भीड़ है और डॉक्टर्स की भारी कमी है। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इस कमी की कीमत मरीजों से बहुत महंगे इलाज के रूप में वसूलते हैं। पहले महंगे इलाज की बात कर लेता हूं, फिर दूसरे पक्ष पर आऊंगा। अगर आप देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कह रहे हैं भाई उनको टेंशन है, ठीक है आपका टेंशन समझ ली, लेकिन अगर आप देखेंगे भर्ती का खर्च जो होता है औसतन, यह सारी बातें औसतन होंगी बॉस, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पताल और प्राइवेट दोनों का हाल देख लीजिए, ये दोनों का हाल है, ठीक है। तो अगर आप भर्ती की बात कर लीजिए, सरकारी में मान लीजिए 4800 रुपया लगता है भर्ती के लिए, औसतन कह रहे हैं,
तो प्राइवेट में कई बार जो है आपको 39,000 रुपए तक 40,000 रुपए तक लग जा रहे हैं अगर आप वहां भर्ती हो रहे हैं। किडनी स्टोन की सर्जरी, किडनी स्टोन की सर्जरी अगर आप एम्स जैसे अस्पताल में कराएंगे तो मोटे तौर पर जो आपका खर्च बैठता है वो 2 से 3 हजार रुपए बैठता है। लेकिन अगर प्राइवेट में कराने जाइएगा तो औसतन 1 से 2 लाख रुपए तक लग जाते हैं। कहां 2 से 3 हजार और कहां से 1 से 2 लाख रुपए। अगर आप नी रिप्लेसमेंट देखिए, जो घुटना बदलवाते हैं लोग, सरकारी में 8,000 रुपया में घुटना बदल रहा है और प्राइवेट में यही घुटना 6 लाख रुपए में बदल रहा है। तो ये इतना बड़ा अंतर भी तो है। हार्ट का स्टेंट, जो स्टेंट आजकल लगता है, हर दूसरे दिल में आजकल स्टेंट लग रहा है, 40,000 रुपया में जो है वो सरकारी में लग जाता है मोटे तौर पर, और प्राइवेट में यही स्टेंट जो है वो 3 लाख रुपए का लगता है। ये तो सामान्य ऑपरेशन है। दूसरी बड़ी सर्जरी में तो लोगों के घर तक बिक जा रहे हैं, पूरे जीवन की सेविंग खत्म हो जाती है। आपको कुछ डेटा बताता हूं, अगर आप इसको समझेंगे कि लोगों की दिक्कत क्या है। भाई सरकार का अपना पक्ष है, अस्पताल का अपना पक्ष है, लोगों का भी तो पक्ष होगा। सेविंग से जो लोग इलाज करते हैं, भाई जो पैसा बचा के रखा, उस पैसे से जो लोग इलाज करा रहे हैं, 80% लोग सेविंग से इलाज करते हैं। मतलब अपना बचाया हुआ पैसा जो है वो खर्च हो जा रहा है उनका। लोन लेकर, प्रॉपर्टी बेचकर जो इलाज करते हैं, लोन प्लस प्रॉपर्टी बेचकर जो लोग इलाज करा रहे हैं, ऐसे लोग 20%। मतलब हर 10 में 8 लोग अपनी सेविंग खर्च कर दे रहे हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं। और इलाज में देरी फिर भी 60% मरीजों की हो रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां छोड़ दी, जिससे यह बिल डॉक्टरों की हड़ताल में फंस गया है। लेकिन गहलोत सरकार साफ कर चुकी है कि बिल वापस नहीं लिया जाएगा। अच्छा, डॉक्टर्स का भी पक्ष है कि अगर आपको इतनी चिंता थी मरीजों की तो 5 साल से क्या कर रहे थे? आप बनाते ना बढ़िया सरकारी अस्पताल। जब कोरोना का संकट आया और उस वक्त लोग गली गली घूम रहे थे इलाज के लिए, तो आपने तब क्यों नहीं ये किया? अब इलेक्शन के पहले आपको याद आ रहा है कि ऐसा राइट टू हेल्थ लाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज के चलते कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक गंभीर टिप्पणी भी की थी। एक फैसले के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पताल मरीजों के लिए मंदिर है और डॉक्टर भगवान जैसा होता है, लेकिन ये डॉक्टर मरीज को धन कमाने का जरिया समझने लगे हैं। ये लोग अपनी शपथ के खिलाफ काम कर रहे हैं। महंगे इलाज से लोगों को बचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया, लेकिन इतनी कमियां छोड़ दी कि अब यह हंगामे की वजह बन गया। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, और सरकार के सामने अपना पक्ष डॉक्टर्स रख रहे हैं, उसमें कई बातें वाजिब लगती हैं तो सरकार उस पर सोचे। डॉक्टर्स भी सोचे कि क्या सबको इलाज देने लायक बनाना चाहिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज को या नहीं। दोनों पक्ष सोचे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार आपको बताऊंगा कि क्या चुनाव कराने वाले ईवीएम पर 20 साल के लिए बैन लग गया है। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। क्या चुनाव कराने वाला जो ईवीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब उस पर 20 साल के लिए बैन लग गया है। सोशल मीडिया पर एक यूट्यूब चैनल में चलाए गए वीडियो का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 20 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इस दावे के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जा रहा है। हमने इस तस्वीर का फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में यह दावा पूरी तरह फर्जी निकला। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर किसी तरह का कोई बैन नहीं लगाया। यह जानकारी भ्रम फैलाने के मकसद से सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है। तो ऐसे ही खबरें आपके पास आएं, व्हाट्सएप पर आएं, कहीं से आएं, तो बच के रहिए। ईवीएम पर कोई रोक नहीं लगी है।